लोकसभा चुनाव के अब चंद रोज बचे हुए हैं और सिवान की राजनीतिक अंतिम चरण में काफी गर्म हो चुकी है। कहीं ब्राह्मण की बात हो रही है तो कहीं जनेऊ की बात हो रही है और इन्हीं सबों में शिवसेना के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर कुमार सिंह जी। और अब देखना है कि ये क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव में। हालांकि पिछले कई महीनों से लगातार ये सिवान में बने हुए हैं। इनका परिचय ये है कि ये पिछले दिनों, पिछले कुछ साल पहले सिवान के एक चर्चित एसडीपीओ हुआ करते थे और उस समय काफी बोलबाला था इनका और एक ख्याति प्राप्त किया था। यहां से कई जगह और गए, उसके बाद से डीआईजी बने, डीआईजी पद से इन्होंने रिटायरमेंट किया और उसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि सिवान की जो राजनीति है उसमें एक नई इबारत लिखी जाए और उसी ख्याल से सिवान में वो आए और सिवान में आकर के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी बने। सुधीर बाबू, पिछले कई महीनों से आपको लगातार देखा जा रहा था और अब तो आप प्रत्याशी भी बन गए शिवसेना के। क्या लग रहा है चुनाव का, क्या हाल है चुनाव का? कैंपेनिंग आपका चल रहा है, किस करवट बैठ, किस मुद्दे पे हो रहा है सिवान का चुनाव? देखिए, जो सिवान की स्थिति है, यहाँ के लोगों की लड़ाई है अत्याचार और दमन के खिलाफ। दुर्भाग्य से लोगों को उम्मीद थी एनडीए से कि उनकी इस लड़ाई में उनका साथ देंगे या पार्टियां देंगी, लेकिन कविता सिंह को, अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह को उम्मीदवार बनाकर लोगों ने, यानी कि एनडीए ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब स्थिति ये है कि जो चरित्र शहाबुद्दीन का है और जिसके आधार पर हम हिना का विरोध करते हैं कि इनफैक्ट हिना की जीत शहाबुद्दीन की जीत होगी, यानी अपराध की जीत होगी, वही स्थिति कविता सिंह की भी है। कविता सिंह की जीत अजय सिंह की जीत होगी और अपराध की जीत होगी। तो सिवान वासी निराशा की स्थिति में है। जिस दल पर उन्हें भरोसा था उस दल से उनका भरोसा टूटता जा रहा है। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई कविता सिंह पर तो कोई केस नहीं है, हिना जी पर कोई केस नहीं है। फैक्ट है, इन पर कोई केस नहीं है। लेकिन आप ही बताइए कि कविता जी और हिना जी खुले मंच से यह कह सकती हैं कि हमारा पति अपराधी था और उनसे लोगों को नफरत करनी चाहिए। अगर वो एक खुले मंच से बोल दें ऐसा, तो मैं आज से ही लड़ना छोड़ दूंगा। फैक्ट यह है कि अपनी पत्नियों को इन अपराधियों ने इंजन बनाकर अपनी प्रगति को माध्यम बनाया है, संसद में घुसने का अपना रास्ता चुना है। मैं चाहूँगा कि यदि सिवान वासियों को अमन और चैन की उम्मीद है, वे चाहते हैं कि सिवान फिर से अपराध है और अपराधी के चंगुल में नहीं फंसे, तो उन्हें इन दोनों को नकारना चाहिए। और मैंने यहाँ अपना परिचय दिया है अपने काम से। ये फैक्ट है कि मेरी प्रचार गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं घूम रही हैं। मैंने अखबारों को विज्ञापन नहीं दिया है क्योंकि अभी चुनाव में मतलब पेड मीडिया हाँ पेड न्यूज़ ही छापती है। तो जो उनको मतलब पैकेज देते हैं उनको ही मतलब अपने पन्नों पर जगह देती हैं। यहाँ की ब्यूरो चीफ की भी लाचारी है। तो फिर भी जनता को समझना होगा। और सुधीर बाबू, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से आपने एक अभी मीडिया पे ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि पेड मीडिया का जमाना चल रहा है, वो पैसे के बल पे क्या ऐसा हो सकता है क्या कि पैसे के बल पे हम अखबारों में चर्चित रह के जो जनता का मूड है उसे बदलने, जनता को अपने पक्ष में कर सकते हैं? नहीं, आपकी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि जिस तरह मेरे कहने का मतलब है, जिससे कि आप भी वाकिफ हैं और कोई मीडिया वाले इनकार भी नहीं कर सकते हैं जी कि अभी जो मतलब इलेक्शन है, उस इलेक्शन में किसी भी प्रत्याशी को ये पेड पैकेज के आधार पर ही जगह मिलती है अखबार के पन्नों पर।
सिंपल न्यूज मतलब कुछ छप सकते हैं, लेकिन प्रमुखता जो होती है पेड न्यूज की होती है। तो ये अखबारों में जो मान लीजिए कि प्रत्याशी जो पैसे, चलिए चलिए हम बात कर लेते हैं कि पिछले लगभग 30 सालों से सिवान में जो सिवान की राजनीति है, सिवान के जो चुनाव होते हैं वो शहाबुद्दीन के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। क्या वो माहौल आज भी है, या सिवान का माहौल, चूंकि आप यहाँ के एसडीपीओ रहे हुए हैं, सिवान का माहौल बदला है या फिर वही हाल है? आप ऐसी बात कर रहे हैं, जब खुद शहाबुद्दीन लड़ ही रहा है चुनाव तो उसकी चर्चा कैसे नहीं होगी? शहाबुद्दीन कहाँ लड़ रहे हैं? वो तो तिहाड़ जेल में। हिना थोड़ी लड़ रही है। हिना का कौन सा कारनामा जैसे पब्लिक पहचानती है? शहाबुद्दीन की पत्नी के रूप में तो जानती है हिना को। हिना का अपना कोई कर्तव्य, अपना कोई कारनामा, अपना कोई चमत्कार इस सिवान में है क्या? हिना की पहचान क्या है? शहाबुद्दीन की पत्नी। तब फिर तो शहाबुद्दीन ही लड़ रहा है। मैंने कहा ना कि कविता नहीं लड़ रही है, अजय सिंह लड़ रहे हैं। कविता की जीत अजय सिंह की जीत होगी और हिना की जीत शहाबुद्दीन की जीत होगी। लेकिन आज जिस तरह से एनडीए के जो घटक दल हैं और एनडीए के प्रत्याशी और एनडीए में जो उठापटक मचा हुआ है, ये चुनाव का में क्या रंग दिखा सकता है? इतना तो तय है कि मतलब ये कविता और हिना दोनों की हार होगी। कविता जी भी हारेंगी और हिना जी भी हारेंगी। किस वजह से, क्या कारण है इसका? उनका जो आतंकी बैकग्राउंड है, उनका जो मतलब अपराधी बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के आधार पर। आपका क्या एजेंडा होगा? आप क्या एजेंडा लेकर के जनता के सामने जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं? मेरा एक ही एजेंडा है, अमन चाहता हिंदुस्तान, और जो हत्यारे हैं, अपराधी हैं, उनको घोषित करना है शैतान और लाना है सिवान में अमन, शांति और विकास। अब विकास की बात कर रहे हैं और एक आरोप आप पे लग रहा है कि चूंकि आपके साथ कई बहुत सारे मुसलमान भी घूमते हैं, तो ये सीधा आरोप कुछ राजनीतिक दल वाले लगाते हैं कि ये शहाबुद्दीन के एजेंट बन करके आए हुए हैं, वोट कटवा तक के नाम आपको दे दिया जाता है। इसको क्या कहेंगे? जो विरोधी हैं वो तो तरह तरह का आरोप लगाते ही हैं। भगवान राम को भी लोगों ने दोषी कहा था, लेकिन सिवान के शहाबुद्दीन के बाप की औकात नहीं कि पैसा से हमको खरीद सके। जिस समय मैं यहाँ था तो उनके वकील राजन ने दलाली करने का प्रयास किया था, करोड़ों का ऑफर दिया था। उसमें तो मैंने उसको घास ही नहीं डाली थी। एजाजुल को मैंने टेलीफोन पर 1 लाख गाली दी थी। किसी की औकात नहीं हुई सिवान में जो पैसे से हमको खरीद सके। मैं जिंदगी में कभी बिका नहीं। बहुत पूरे बिहार में हमारी पोस्टिंग रही और बड़े बड़े मतलब अपराधियों से और पैसे वालों से ही हमारी टक्कर हुई। मैंने कभी समझौता नहीं किया। और दुष्प्रचार तो लोग करेंगे, उसका क्या जवाब है? आपको क्या लगता है कि तो ये मुसलमान कौन घूमते हैं? कौन मुसलमान हमारे साथ घूम रहा है? लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोग, फिर हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। जबरदस्ती बकवास करने का कोई तुक नहीं है। ये फैक्ट है कि हमको एको मुसलमान वोट नहीं देगा। ये मैं कभी इस गफलत में नहीं रहा हूँ। मुसलमानों के वोट की मुझे उम्मीद भी नहीं है और नहीं दें उनके वोट की मुझे चाहत भी नहीं है। आजकल पूरा चर्चा चल रहा है ब्राह्मण और जनेऊ का। आपने भी देखा होगा कि ये क्या राजनीति में बिना जात पात के राजनीति नहीं हो सकती, और क्या राजनीति में इस तरह के जो शब्द बाण चल रहे हैं उसकी जगह है? ये गलत है। अगर किसी ने कहा कि मतलब जनेऊ देखकर मैं मारता हूँ या पीटता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मतलब वो अपनी कुंठित मनसा का परिचय दे रहे हैं। हर किसी को अपने धर्म चिन्ह को धारण करने का अधिकार है, और हम ये नहीं कह सकते कि तुमने ये धर्म चिन्ह क्यों धारण किया और हम तुमको पीटेंगे। अगर सिखों को हम पगड़ी देकर के पीटना शुरू करें, ब्राह्मणों को जनेऊ देकर पीटना शुरू कर दें, और ये क्रिश्चियनों को उनका क्रॉस देकर के ये पीटना शुरू कर दें, और मुसलमानों को मतलब ये पैगंबर का नाम लेने पर उनको गाली देना शुरू कर दें, तो ये किसी भी स्थिति में एक जनतांत्रिक देश में उचित नहीं है। शिवसेना के जो सांसद हैं, एक जो श्रीलंका में जो बम विस्फोट हुए थे, उसके बाद उनका एक बयान आया था कि सुरक्षा के ख्याल से
भारत में भी बुर्के पर बैन लगा देनी चाहिए, आप कितना सहमत है इससे? देखिए, मैं एक सच्चाई बताता हूँ आपको। ये सच्चाई है कि मैं शिवसेना का नेचुरल सदस्य कभी नहीं रहा। यहाँ जब अजय सिंह ने एनडीए के नाम पर मोदी जी के नाम का लाभ उठाना चाहा, तब मुझे लगा कि शिवसेना का बैनर धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि शिवसेना भी मोदी जी के ही साथ है। अब शिवसेना के किसी एमपी ने क्या कहा और नहीं कहा, आई डोंट नो। ये फैक्ट है कि हम लोगों को इस देश के प्रति प्रेम रखना चाहिए, और धर्म के आधार पर, पहले देश है तब धर्म है। बाबर ने आक्रमण किया था तो इब्राहिम लोदी की हत्या उसने की थी, वो तो मुसलमान ही था। तो यहाँ के मुसलमानों को ये सोचना होगा कि देश पहले है, धर्म बाद में है। दिक्कत क्या है कि कभी कभी कुछ मुसलमान धर्म को पहले ले लेते हैं, देश को बाद में कर देते हैं, तो उनको बदलना होगा। तो क्या बुर्के पे बैन लगना, क्योंकि सुरक्षा की बात हो रही है? क्यों कहूँगा कि फिर तो वही जनेऊ तोड़ देना, बुर्के हटाने की बात मैं क्यों कहूँगा? बुर्के को हटाने के बाद क्यों कहूँगा? जैसे कुछ बिंदु हैं, जैसे कि मतलब बुर्के पहन करके ये अपराधी ये अपराध करने लगते हैं। मर्द भी बुर्का पहन करके ये कई जगह होता है, बहुत जगह ये करता है। तो इन स्थितियों में तो फिर सरकार को सोचना होगा, एक खास परिस्थिति निकालनी। बुर्के पर प्रतिबंध का सवाल नहीं है, लेकिन अपराध को किस तरह से नियंत्रित किया जा सके और धर्म चिन्हों की आड़ लेकर के अपराधी अपराध नहीं कर सके, इसके लिए तो हर किसी को सोचना ही होगा। आजकल वंदे मातरम और भारत माता की जय पे भी राजनीति हो रही है। भले ही जनतांत्रिक जो राजग है मोदी जी और नीतीश जी, लेकिन वंदे मातरम पे उनकी भी राय एक मत नहीं है। किनकी? दोनों का, जैसे बीजेपी और आपको नीतीश कुमार का राय दोनों का एक नहीं, कि इसको आप थोप नहीं सकते हैं। भारतीय वंदे मातरम हमारे दिलों में बसा हुआ है, भारत माता की जय हम दिल से बोलते हैं, लेकिन ये चुनाव मंच से आप न किसी पे जबरन नारा नहीं। ये तो फैक्ट ही है कि नीतीश जी नेचुरल साथी नहीं है भाजपा के जी, और किसी भी बिंदु को मतलब वो पूरी तरह से चमकाए रखते हैं ताकि मौका दे करके हम कह सकें कि मैं तो शुरू से ही इस पक्ष में हूँ, और फिर भाजपा को छोड़ने का उनको मौका मिल जाए। नीतीश जी नेचुरल साथी नहीं हैं, और यहाँ के वोटरों को भी इस गफलत में नहीं रहना चाहिए। मैं शिवसेना से हूँ, शिवसेना से नहीं भी था, निर्दलीय भी था, तो मैं मतलब भाजपा का ही कट्टर समर्थक था। मोदी जी को ही मैंने आदर्श माना था। मोदी जी को आदर्श मानने का मेरा एक मतलब ये है, मोदी जी कोई विद्वान आदमी नहीं है, मोदी जी कोई मतलब बहुत बड़े तर्कशास्त्री नहीं है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि देश के प्रति एक निष्ठा है उनमें, और इस देश को ज़रूरत है हिंदुओं में एकता पैदा करने की, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन हिंदुओं का है। ये हिंदू पॉपुलेशन अगर बिखरा रहेगा तो इस देश की ताकत अक्षुण्ण नहीं रह सकती है। तो बहुत लोगों ने मतलब राम का नाम लेकर के एकता पैदा करना चाहा, लेकिन हमको नहीं लगा कि इसमें सफलता मिली, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग राम के नाम से चढ़ते हैं, और एक तरह का मतलब एक तरह की धारणा फैली हुई थी कि रावण दक्षिण भारत का राजा था, राम उत्तर भारत के राजा थे, और राम और रावण का युद्ध उत्तर और दक्षिण का भेद था। तो राम के नाम पर भी पूरे देश को इकट्ठा करना संभव नहीं था। तो कोई न कोई रास्ता तो मतलब निकाला ही जाना चाहिए जिससे कि देश को एक किया जा सके, और मोदी के नाम पर अगर पूरा देश कम से कम हिंदुओं का समुदाय इकट्ठा हो रहा है तो मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और मैं इससे सहमत हूं। लेकिन आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि भाई मैं पिछड़ी जाति का हूं और इसलिए मुझको गालियां दी जा रही है, मुझे चोर कहा जा रहा है। तो ये अगड़ा पिछड़ा अगर इस तरह से लड़ाई प्रधानमंत्री का है तो फिर हिंदू एक कहां से हो गया? कभी उन्होंने पीछे ये अगड़ों को गाली नहीं दी है मोदी जी ने। गाली नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ी जाति का हूं इसलिए मुझे गाली दिया जाता है। हो सकता है कुछ लोग देते ही होंगे, बहुत सारे दुष्ट लोग हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कि यहाँ के हिंदुओं को इकट्ठा करने की जरूरत है, और ये इकट्ठा करने में मोदी जी काफी सफल रहे हैं, और इसलिए मैं
उनको आदर्श मानता हूं इस भारत के मतलब भारत की राजनीति के लिए। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के पूरे हिंदुत्व की बात होती थी, राम मंदिर को लेकर के, आज तो राम मंदिर मैंने कहा ना आपको कि राम मंदिर के मुद्दे पर देश को इकट्ठा नहीं किया जा सका। खुद दक्षिण भारत में भाजपा को समर्थन नहीं मिला, क्योंकि राम के बारे में ये हो गया कि राम उत्तर भारत के राजा हैं, रावण दक्षिण भारत के राजा हैं। तो पूरा दक्षिण भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, फलना चिलना, ये सब जो हैं, ये राम के मुद्दे पर एक इकट्ठे नहीं हो सके। तो हमको नहीं लगता है कि भाजपा इतनी बेवकूफ़ है या उसे माने लोग इतने मतलब आंख बंद किए हुए होंगे। उनको पता है कि राम के नाम पर पूरे देश को ये करना संभव नहीं है, और यहाँ की ज़रूरत है, इस देश को एक करना है। आज आप चुनावी समर एकदम बीच समंदर में खड़े हैं। आपको क्या लग रहा है कि चुनाव जो लड़ना जो ये है, ये आम आदमी के आज जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं, उसमें आम आदमी अब चुनाव नहीं लड़ सकता है? मैं हमेशा अजूबा करता हूँ, इस बार भी अजूबा करूँगा। बिना खर्च किए मैं चुनाव जीतूंगा और ये लोगों को एहसास दिला दूंगा कि आम आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। चोर बेईमान लोग होते हैं और खर्च करके चाहते हैं कि लोगों की आंखों पर पट्टी चढ़ा दें, और खर्च जब होता है तो कहते हैं कि आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं आम आदमी हूं, बिना पैसे वाला आदमी हूं, और चुनाव जीतूंगा, आप देख लेंगे। सेना का एक सिपाही बनारस में चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन उसे रोक दिया गया कई तरह के कागजी बातें को दिखा करके। और अब बड़े बड़े अपराधी जो जेलों में बंद हैं, जो कई दर्जनों उनके ऊपर हत्याएं हैं, वो चुनावी मैदान में है। ये भारत के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। चुनाव आयोग ने अपने कुछ नियम बनाए हैं, वो नियम, उस नियम को संविधान ने समर्थन दिया है। अब जब भी कोई मतलब निर्णय होता है तो अचानक उन नियमों को हम बदल नहीं सकते हैं। अगर वहाँ के बनारस के डीएम ने उसके कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया तो उसने नियम के अनुसार रिजेक्ट किए हैं। अगर लगता है कि मैंने गलत किया है तो हाईकोर्ट में जाके हाँ देखिएगा, निश्चित है कि कोर्ट कुछ नहीं करेगा, क्योंकि डीएम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कि गलत आधार पर किसी का कैंडिडेचर रद्द कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ। तो सिवान की जनता से, चूंकि अब चंद रोज बचे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं इस हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि इन अपराधियों के पैसे के बल पर जो आज गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, जो अखबारों में इबारतें निकल रही हैं, जो मंच सज रहे हैं, उनके व्यामोह में, उनकी चकाचौंध में नहीं फंसें। ये लोग गलत लोग हैं, और ये इन लोगों को यदि आप भेजते हैं संसद में तो आप कभी भी अमन और चैन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जब भी वो संसद कानून बनाने की जगह है, वहाँ कानून बनते हैं, और कानून तोड़ने वाले को वहाँ भेजेंगे तो कानून क्या बनेगा? कानून की मर्यादा क्या रखेगी? आप कहते हैं कि हमको अमन और चैन चाहिए और अपराधी को भेजेंगे और बाद में कहें कि यहाँ अमन चैन नहीं है, तो फिर दोष किसका है? आपका। आप दोषी हैं, अभी तो मौका है। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब देखिए, कहीं भी मतलब ये आप संदेह में नहीं रहिए, किसी भी तरह के उधेड़ में मत पड़िए, मुझे जिताइए। अगर हमारे खिलाफ किसी तरह का आपको मतलब ये दिखाई पड़ता है कि इनमें ये कमी है तो ठीक है, मुझे ही वोट नहीं दें, आप अच्छे का चुनाव करें, लेकिन कम से कम ये दोनों तो चुनने के लायक नहीं है। और जहाँ तक माले का सवाल है, माले की भी वही स्थिति है। यहाँ मतलब हत्याओं का दौर अगर चला तो माले के माध्यम से चला, और उस माले के ही बल पर शहाबुद्दीन को उठने का मौका मिला, क्योंकि जब भी एक अपराधी चमकता है तो उसके विरुद्ध एक दूसरा अपराधी खड़ा हो जाता है और उसको लोग रॉबिन हुड समझने लगते हैं। तो मैं चाहूँगा किसी कीमत पर इस तरह की स्थिति को पैदा नहीं होने दें। अगर आप कटिबद्ध हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अमन और चैन होगा सिवान में, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप क्षेत्रीयता, जातीयता और क्षुद्र मतलब धार्मिक नैतिकता से ऊपर उठें, क्योंकि जहाँ शादी ब्याह का वक्त हो आप अपनी जाति को चुनिए, कोई मना नहीं करेगा। नमाज पढ़ने का हो या मंदिर में घंटा बजाना हो, अपने धर्म की बात कीजिए। लेकिन इस राजनीति में जब आपको संसद का चुनाव करना हो तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके आप अपने नेता का चुनाव करें।
आपने देखा कि अभी पूर्व डीआईजी सुधीर कुमार सिंह जी से हमारी बातचीत हो रही थी, जो सीवान लोकसभा के शिवसेना से प्रत्याशी हैं, और बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि सीवान के लोगों को अपराध और अपराधियों से अलग निकलने की जरूरत है और एक अच्छे प्रत्याशी को चुनने की जरूरत है। संसद में अगर इस तरह के लोग जाएंगे, गलत लोग जाएंगे, तो उनकी सोच गलत होगी और उस गलत सोच से देश का अहित हो सकता है। और इसीलिए शायद सुधीर बाबू ने कहा कि अच्छे लोगों को चुनने की जरूरत है। अब देखना है कि 12 तारीख को सीवान की जनता अपराध के जो इतिहास रहा है सीवान से, उससे निकल करके सुधीर बाबू जैसे अच्छे एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को चुनती है, या फिर कहीं जुमले के शिकार तो कहीं जात पात के शिकार के भ्रम में आकर के अपना वोट डालती है। ये तो अब 23 तारीख को ही पता चलेगा कि सीवान का राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है।